बच्चों सबसे पहले वही होमवर्क हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों ये बताओ, ये जेरोक्स से पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई परेशानी? क्वेश्चन कौन से वाले नहीं बन रहे हैं? जेरोक्स वाले नहीं बन पा रहे हैं या देखो, कुछ क्वेश्चन मैं मानता हूँ वो टफ होंगे, वो तो नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बन जाने चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे बन जाएंगे, वो तो नहीं होगा। वो कुछ बन जाएंगे, कुछ नहीं बनेंगे, तो वो खैर कोई नहीं, आप अपनी तरफ से ट्राई करो, जो नहीं बने वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं, मॉड्यूल वाले, फिर बच्चों आगे की चीज़ें देखेंगे। तो मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस को बच्चों अगर मैं देखता हूँ, ठीक है बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें जो भी कुछ मैंने दिया हो उसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी लग रही हो पूछो बच्चों। फर्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों कोई भी दिक्कत? ठीक है बच्चों, देख लो आराम से, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज, इसमें बच्चों जो भी कुछ दिया हो उसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो, बोलो बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है, ओके बच्चों 4A उसमें से शायद दिया हो 422, ठीक है। और बोलो बच्चों कोई दिक्कत? हाँ वापस बोलो, 22 19 24 और 22 24 ना, ठीक है बच्चों। ये दोनों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसे बच्चों देखते हैं। बच्चों 22 एन ऑयल ड्रॉप, यही है ना बच्चों? देखते हैं, ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस दिस डेंसिटी दिस हेल्ड स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये, व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है, देखते हैं जैसा भी रहता है। एम मास इधर एम जी, अगर ये रेस्ट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ये बैलेंस हो जाना चाहिए, क्लियर है। अब हम बोल सकते हैं कि एम जी इक्वल टू क्यू ई। अब मास 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी, चार्ज एन ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जो भी आपको दे रखी है, समझ गए। अब दिक्कत ये 4/3 पाई, रेडियस लिखोगे तो रेडियस कितनी है अपने पास 2 मिलीमीटर, तो रेडियस की जगह लिखोगे 2 इंटू 10⁻⁻3। डेंसिटी कितनी है 3 ग्राम, तो इसको लिखोगे 3 इंटू 10⁻3, अगर ऐसा ही सिस्टम में लिखोगे। जी इन्होंने 9.81 लिखा है, मतलब 9.81 ही लेना है। ई लिखोगे 1.6 10⁻⁻90, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन्होंने दिया है वो रखोगे, वो ऐसा ही है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इन्वॉल्व ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पाई वाई इस तरह के टर्म्स हैं, लेकिन 10-12 बच्चों पावर्स देखोगे तो 1.73 इंटू 10⁻11 10-11, हाँ बच्चों, लेकिन ऑप्शंस थोड़ा दूर दूर हैं, तो एक रफ कुछ कुछ मान के कर सकते हो। जैसे आप देखोगे पहले ऑप्शन में 1.73 पावर 10, फिर पावर 12, फोर्थ ऑप्शन में पावर 11, उसको एडजस्ट करके लिखोगे तो 1.73 पावर 11, तो पावर 10 का तो फर्क है, तो लगभग लगभग निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, वो करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं, समझ गए ना, ठीक है। अब बच्चों 24 देखो, ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये है, वेलोसिटी ये है,
डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये केवी का मतलब होता है किलो वोल्ट, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन 10 सेंटीमीटर अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो बच्चों ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, समझो। जैसे ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस रीजन में है, इस तरफ, ठीक है। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज इन वाई डायरेक्शन, क्यू बाई एम वेलोसिटी, ठीक है। अब बच्चों एक प्रोजेक्टाइल का एक तरीके से क्वेश्चन हो गया। यहां मान लो तुमने इसको कुछ वेलोसिटी v नॉट दी, तो इस पर फोर्स यहां लगेगा क्यू ई, उसकी वजह से एक्सीलरेशन आएगा क्यू ई बाई एम। मान लो ये एल डिस्टेंस है, तो उसको क्रॉस करने में टाइम लगेगा। देखो डिफ्लेक्शन लिखोगे तो यू टी हाफ एक्सीलरेशन क्यू ई बाई एम, और टाइम हो जाएगा एल बाई वी नॉट का स्क्वायर। जैसे प्रोजेक्टाइल में हम करते हैं, इधर की वेलोसिटी फिक्स है, तो चलना एल है, स्पीड वी नॉट है, तो एल बाई वी नॉट का स्क्वायर, ये तो टाइम हो गया, और हाफ ए हो गया क्यू ई बाई एम। अब सारी वैल्यूज, जैसे क्यू बाई एम हमें दे रखा है, वैल्यूज रख दोगे आंसर आ जाना चाहिए, समझ गए ना। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई और दिक्कत हो? बच्चों 4, हाँ बोलो बच्चों। हाँ मैं बताता हूँ, हाँ एक सेकेंड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। बच्चों 4B, उसमें कोई डाउट? 6th क्वेश्चन, पहले उसे फिनिश करके फिर आपका बता देता हूँ। बच्चों 4A में तो कोई और दिक्कत नहीं ना, ठीक है। 4B, इसमें 6th बच्चों देखो, जो लास्ट टर्म पे मैंने प्रोजेक्टाइल वाली सिचुएशन बताई थी, ये वही सिचुएशन है। तो बच्चों समझना, देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वो नीचे की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों तुम्हारी नीचे की तरफ है, कितनी है? 400√3, ठीक है। ए चार्ज पार्टिकल मास सेम, पॉजिटिव चार्ज प्रोजेक्टेड विद स्पीड, ये सब ठीक है। दिस पार्टिकल एम टू हिट टारगेट टी विच इज 5 मीटर। बच्चों इसको किसी टारगेट को हिट करना है जो कि 5 मीटर की डिस्टेंस पे, मान लो वी नॉट स्पीड से फेंका, ठीक है, थीटा एंगल, ठीक है। क्यू बाई एम बच्चों दे रखा है। द पार्टिकल विल हिट टी if projected at angle 45 degree from horizontal. The particle will hit T if projected at angle 30 or 60 from horizontal. Time taken by particle to hit T could be ये और ये, time taken ये। क्वेश्चन बच्चों समझ गए? अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो समझो। हमारे पास रेंज 5 है, रेंज कितनी है? 5, रेंज 5 है, और बच्चों हमें थीटा निकालना है और टाइम निकालना। तो बच्चों रेंज अपने पास होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। जी बच्चों अपने पास, देखो एक काम करता हूं बच्चों, वैल्यू साथ में रख के जा रहा हूं। v कितना दिया है हमें? 2√10 10 की पावर 6, डेटा बड़े है कोई दिक्कत नहीं, 2√10 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी बच्चों 10 मार लो, इन्होंने कुछ लिखा है जी के बारे में। बच्चों ग्रेविटी मानना भी है कि नहीं, एक बार देखते हैं। बच्चों वैसे एक्सीलरेशन अगर हम देखें तो क्यू ई बाई एम, क्यू बाई एम, क्यू बाई एम बच्चों अपने पास है 10 की पावर 10, और इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों 400√3, वो डायरेक्शन बता रहा है तो इधर, तो 4√3 इंटू 10 की पावर 12, ग्रेविटी होता है 10। ये बहुत 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 ज़्यादा, तो अगर होती भी तो कोई काम की नहीं होती, तो उसको तो भूल ही जाओ ग्रेविटी को। ग्रेविटी की जगह बस ये मान 4√3
10 की पावर 12 और रेंज हमको चाहिए 5, ठीक है। अब देखो 6 का स्क्वायर 12, वो इससे चलेगा 4 40, 4 40, ठीक है ना। 4 इंटू 10 40, 40 इससे जाके बचा 10, 10 उधर भेजोगे तो 1/2, इसको वहां भेजोगे √3/2, √3/4, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया √3/4। वो भी कर सकते हैं वरना कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही बोल रहे हो, वरना वैसे भी हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, वरना 2 साइन 2 थीटा लिख लो, यहाँ ज़्यादा आसान पड़ेगा, साइन 2 थीटा। तो यहाँ से बच्चों देखो साइन 2 थीटा आ गया, तो थीटा बच्चों होना चाहिए या तो 60 या 120, यानी कि 30 या 60, तो थीटा हो जाएगा बच्चों 30 या 60, 30 या 60 यानी कि बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अब दूसरी चीज बच्चों में टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह बच्चों 2v0 साइन 30 अपॉन जी की जगह जी डैश और वो इतना बड़ा टर्म, तो वो वैल्यू रख दोगे, एक बार 30 एक बार 60, दो आंसर आ जाएंगे, तो वो अगर मैच करते हैं तो ठीक है वरना कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना बच्चों, तो ये 5 साल पहले पूछा है, ठीक है। हाँ बच्चों बताओ 4B में कोई दिक्कत अभी? हाँ अब तुमने कौन सा बोला था? 16 16 का बी पार्ट, if electric field E is at angle theta less than 90 with x-axis, the speed of rod when it is travel a distance d ये होगी, तो स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है। देखो एन इंसुलेटिंग रॉड ऑफ इलेक्ट्रिक, ये सब ठीक है, मास डेंसिटी ये है, स्मूथ टेबल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन, ठीक है। समझो ये स्मूथ टेबल पे ऐसे रॉड रखी है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी, तो टोटल चार्ज हो गया लैम्डा एल। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगेगा, ठीक है ना। रुको कौन सा वाला पार्ट था? बी, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से थीटा पे बना, चलो ठीक, हाँ ठीक समझ गया। देखो रॉड को रख दिया सीधा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थीटा पे, तो फोर्स इधर लगाएगी, तो अब रॉड ऐसे सीधी चलती चली जाएगी, तो अभी भी वही सिचुएशन है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमसे स्पीड पूछी है डी डिस्टेंस में, है ना, तो v² इक्वल टू u² 2 QE/m, Q हो जाएगा लैम्डा एल, QE/m इंटू डी। फ्रिक्शन भी दिया है क्या? नहीं, म्यू क्या चीज है? म्यू तो मास डेंसिटी, ठीक है। हाँ तो फिर मास को लिख दोगे म्यू एल, तो एल कट गए, बस यही आंसर। थीटा से कोई मतलब नहीं, वो बस ऐसे चला जाएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो 2 लैम्डा ED/म्यू का अंडर रूट, तो 2 लैम्डा मतलब ये ऑप्शन गलत होना चाहिए, थीटा से कोई मतलब नहीं। समझ पाए ना? ओके अब बच्चों मुझे बताओ, जो मैंने मॉड्यूल से होमवर्क दिया था उसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों जैसे अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें बच्चों मैंने आपको बोला था कि बच्चों आप पॉइंट चार्ज उससे पहले तक का देख सकते हो, अगर आपको थ्योरी की कहीं लैंग्वेज में या क्वेश्चंस जो देखे हो उनको समझने में कहीं कोई दिक्कत लगी हो, वो बच्चों पूछ सकते हो, ठीक है, ये बता देता हूँ, ठीक है। और बोलो बच्चों कोई दिक्कत लग रही हो? ठीक है बच्चों, अब समझो बच्चों मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके लेफ्ट साइड एक स्प्रिंग ब्लॉक वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों सिचुएशन ये है, ये ब्लॉक अभी रेस्ट पे,
अचानक से ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो इस पे एक अचानक क्यूई फोर्स आएगा, तो उसकी वजह से वो इसको ऐसे खिसकाएगा और फिर ये ऑसिलेट करने लगेगा। तो टाइम पीरियड अगर मैं लिखूंगा तो वो वही रहेगा t इक्वल टू 2π√m/k, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, खत्म। अब दूसरा पार्ट बच्चों इसमें पूछा है कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, वो बच्चों इंपॉर्टेंट है, वो चीज समझो। फर्स्ट पार्ट तो आसान सा है, दूसरा पार्ट देख लेते हैं। देखो बच्चों, शुरू में ये रेस्ट पे है, कहां पे होगा, नेचुरल लेंथ पे। अब हमने क्यूई फोर्स लगाया, तो अब इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम बच्चों हो जाएगी जब फोर्स बैलेंस हो। तो क्यूई इक्वल टू के एक्स नॉट मान लो, एक्स नॉट क्यूई बाई के, तो ये एक्स नॉट क्यूई बाई के, ठीक है। तो बच्चों पार्टिकल यहां रेस्ट पे है। बच्चों थोड़ा सा सोचो, पार्टिकल एसएचएम में कहां, किस पोजीशन पे रेस्ट पे होता है, मेन एक्सट्रीम, कहां पे रेस्ट पे होता है, एक्सट्रीम। तो बच्चों ये होनी चाहिए एक्सट्रीम, ये है इक्विलिब्रियम, और ये इधर होगी पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो बच्चों पार्टिकल यहां से यूं जाएगा इक्विलिब्रियम तक, फिर यूं जाएगा और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम की डिस्टेंस होती है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड अपने पास क्या हो जाएगा, क्यूई बाई के, उतना ही वो इधर जाएगा। अगर इसमें पूछा जाए कि स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन बताओ, तो आंसर होगा 2QE बाई के। समझ पाए बच्चों? तो इसको भी मैंने बच्चों ऐसे ही समझाया है, पहले नेचुरल लेंथ वो एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी और ये मीन पोजीशन बन जाएगी। तो एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की डिस्टेंस ही अपना एम्पलीट्यूड होता है। बच्चों बताओ अभी इसे समझ पाए? अब बच्चों मुझे बताओ, यहां तक कोई भी थ्योरी पार्ट या कहीं कोई लैंग्वेज में आपको एरर लग रही हो, कुछ समझने में दिक्कत लग रही हो, क्वेश्चन वगैरह कोई भी दिक्कत हो बच्चों पूछ सकते हैं। चलें आगे बच्चों, ठीक है। इसे बच्चों फिर मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों हम आगे के टॉपिक फिर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसे बच्चों समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उससे पहले बच्चों एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के पर्पज से चीज और बता रहा हूँ, वो समझो। वो बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझो। जैसे बच्चों मान लो समझना, मान लो मुझे यहाँ का टेम्परेचर मेजर करना, यहाँ का टेम्परेचर मेजर करना, मैं किसी इक्विपमेंट से मेजर कर सकता हूँ, लेकिन वो खुद इक्विपमेंट ऐसा हो जो बहुत हीट प्रोड्यूस कर रहा हो, तो वो यहाँ के एग्जिस्टिंग टेम्परेचर को बदल देगा, एग्जिस्टिंग टेम्परेचर को बदल देगा, तो मुझे सही टेम्परेचर पता नहीं चल पाए। समझ गए बच्चों? या बच्चों ऐसे समझो, मुझे ग्रेविटी का एक्सीलरेशन पता करना, तो मैं एक छोटा सा पेन छोड़ूंगा, उसका एक्सीलरेशन मेजर करूंगा, पता कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अर्थ ये रही, मान लो मैं अर्थ के बराबर पार्टिकल को छोड़ूंगा, तो उसमें दिक्कत क्या होगी, ये F, फोर्स बदल जाएगा, एक्सीलरेशन कुछ डिफरेंट आएगा, तो नहीं कर पाएंगे। छोटे पार्टिकल से मेजर कर सकते हैं, बड़े पार्टिकल का खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड काफी ज्यादा हो जाएगा, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो अब कंक्लूजन समझो। कंक्लूजन ये है बच्चों, जैसे हमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है, जैसे बच्चों मान लो कहीं आग जला दी, उस आग की गर्मी पता करनी। अब गर्मी पता करने के लिए मान लो हम खुद वहां खड़े हो रहे हैं, गर्मी फील हो जाएगी, पर मान लो हमारी बॉडी से खुद बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही है, तो वो वहां के टेम्परेचर को बदल सकती है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो वहां एग्जिस्टिंग चीज को चेंज ना करे। तो यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, तो यहां जो मैं चार्ज रखता हूं पता करने के लिए, वो एक टेस्ट चार्ज होना चाहिए। टेस्ट चार्ज मतलब बहुत छोटा सा चार्ज होना चाहिए कि भाई वो खुद की कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ना बनाने लगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय चार्ज, तो ये जो चार्ज होता है वो टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज मतलब कोई बहुत छोटा सा चार्ज रहता है जिससे कि
वो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज ना करे। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम उतना कुछ नहीं सोचते, कुछ भी हो हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, खत्म। अगर कोई प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कुछ पूछता है बस उस पर्पज से ये बताया। इतना क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों अपने पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों डेफिनेशन क्या थी? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों तरीका ये रहता है, जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी, तो मैं यहाँ +1 रखता हूँ, r डिस्टेंस है। अब बच्चों बताओ दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? कि Q1/r²। तो इस +1 पे क्या फोर्स लगा? ये। तो +1 पे जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बच्चों बताओ इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? राइट साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गई? राइट साइड। अगर मैं यहाँ +1 रख दूं तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दूर की तरफ होती है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दूर की तरफ, और वैल्यू वाइज बच्चों क्या होगी? KQ/r²। क्लियर है बच्चों? अब वापस देखो बच्चों, यही मान लो बच्चों निगेटिव चार्ज, अब +1 रखो। अब बच्चों वैल्यू फोर्स की क्या होगी? यही। अब बताओ इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा? इधर। यहां +1 रखो, यहां +1 रखो, इधर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? इनवर्ड। तो कंक्लूजन, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या होगा? KQ/r²। KQ/r²। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दूर की तरफ, नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी पास की तरफ। तो बच्चों जब भी हम स्केलर फॉर्मेट यूज करते हैं तो केवल KQ/r² लिखेंगे, K-Q/r² नहीं लिखेंगे, KQ/r²। डायरेक्शन बच्चों लॉजिक से निकाल, डायरेक्शन लॉजिक से निकाल लें। क्लियर है बच्चों? यहां तक बच्चों कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना? ओके। अब बच्चों समझो, इसे बच्चों बताओ, बहुत सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है? सी ऑप्शन वही आ रहा है, देख लेते हैं बच्चों। देखो E, K, Q कितना है? -6। डिस्टेंस का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। तो ये -2, -4, 5, तो 9 × 10⁵ 9 × 10⁵ मतलब C। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? चलें बच्चों आगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखो, इसे ट्राई करो। बच्चों जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें होगी वो तुम्हें पता करना है। सोचो एक बार। पता नहीं, आप तो सॉल्व कर लो। वैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंगल ही होगा। कर लो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, आपके हिसाब से बी लग रहा है, देखते हैं भी। और कोई बच्चों देख लेते हैं भी। अच्छा बी मतलब ये बच्चों, इसमें मिस्टेक होने के थोड़े से चांसेस रहते हैं। ओके, तो आदर्श तुम्हारे हिसाब से बी। आदर्श तुम बताओ कैसे? ठीक है बच्चों, देखो यहाँ +1 रखो, ये इधर ये इधर कट पिट गए, ये इधर कट पिट गए, ये इधर कट पिट गए। तो इसको इसने काटा, इसको इसने काटा, इसको इसने काटा, सब कट गए, नेट क्या आ जाएगा? 0। बाकियों में चेक करोगे तो वो शायद नहीं आ रहा। समझ पाए ना बच्चों? बस इस तरह से क्रॉस चेक करना। ठीक है, चलें आगे बच्चों। ठीक है,
अब इसे देखो बच्चों, फोर इक्वल बट लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड एट फोर कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एनी वन चार्ज इज ई। तो किसी एक की वजह से ई है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? बच्चों सिमेट्रिक है तो कुछ है नहीं, देखो Q Q Q Q, यहाँ +1 रखो, ये इधर फोर्स, ये इधर फोर्स, ये इधर, सब आपस में कट पिट के क्या दे देंगे? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? समझ गए ना बच्चों? चले आगे, ठीक है। इसे बच्चों आप देखो, सिक्स चार्जेस, 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड प्लेस्ड ऑन वर्टिकल्स, ठीक है, such that the electric field at O is double the electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at R। तो यहाँ एक +Q चार्ज रख दें, उससे डबल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब वो किस कॉम्बिनेशन में हो सकता है वो तुम्हें सोचना है। क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों? एक बार ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। बच्चों पिछले किसी क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं? थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, अगर दिक्कत हो तो बता देना, स्पीड उस हिसाब से थोड़ा सा कम कर लेंगे। नंदिनी समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत है बता देना। मुस्कान तुम समझ पा रहे हो ना? करो बच्चों। बच्चों पैटर्न याद रहे, ये एक्सरसाइज होती है, ये पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर वहां दिख ही जाता है। देख लेते हैं अभी। ओके, गौरव के हिसाब से बी, सार्थक तुम्हारे हिसाब से डी है ना? डी लग रहा है, ठीक है। और चलो बच्चों देखते हैं, तुम्हारे हिसाब से बी, ठीक है, ठीक है। देखते हैं बच्चों, अब देखो बच्चों, यहाँ +Q रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगी, हमें इससे डबल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो जो आप लोगों ने आंसर दिए मैं उनको क्रॉस चेक कर रहा हूँ। मान लो जिसने बी आंसर दिया है उसको अगर मैं क्रॉस चेक करता हूँ तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बच्चों देखो प्लस माइनस, तो इसकी इधर E, इसकी भी इधर E, तो इधर हो गई 2E। प्लस माइनस इधर इधर तो 2E, माइनस प्लस तो प्लस उधर माइनस इधर, इधर 2E, तो ये 0 हो गई। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। अब मैं डी पे आता हूं, बच्चों समझ गए ना? बी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसके हिसाब से इधर 2E, इधर 2E, इधर 2E, सब तीनों सिमेट्रिक है, कट के 0। ये वाला समझ गए ना? अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने डी आंसर बोला है, अब उनको अगर मैं चेक करता हूं तो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, प्लस प्लस इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, प्लस वाला इधर और माइनस वाला भी इधर, दोनों जुड़ के कितनी हो गई 2E, और हमें डबल ही चाहिए था, तो अपना सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? डी। बोलो बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? समझ गए ना? तो उस तरह से हमें क्रॉस चेक करना। चले आगे बच्चों, बोलो आदर्श कोई डाउट? ठीक है। अब इसे देखो बच्चों,
बच्चों एक्स वाई जेड, तो 0 0 L, मतलब बच्चों यहाँ कहीं तुम्हारा पॉइंट होगा, समझ रहे हो ना, यहाँ कहीं 0 0 L का मतलब यहाँ कहीं हवा में पॉइंट होगा। तो 3D में सिचुएशन है, थोड़ा सा सोचो फिर देखते हैं। क्वेश्चन समझे ना बच्चों? बच्चों जैसे ये एक्स वाई, तो ये ओरिजिन हुआ, ये ओरिजिन 0 0 0 है, इसकी लेंथ L है, चार्जेस Q माइनस 2Q और Q ऐसे रखें। अब एक सेकेंड, कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन इन Z डायरेक्शन, तो केवल Z कंपोनेंट तुम्हें निकालना, Z कंपोनेंट। सोचो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों पिछले किसी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, देखते हैं भी। B0 सोचते हैं, ओके सार्थक तुम बताओ तुम्हें 0 क्यों लग रहा है? देखो पॉइंट तुम कहाँ पे कंसीडर कर रहे हो, किस पॉइंट पे निकाल? नहीं, 0 0 L मतलब हवा में पॉइंट है इधर कहीं, 3D में पॉइंट है, तो विजुलाइज करना है, समझे? देखो एक सेकंड, देखो पॉइंट यहाँ नहीं है, पॉइंट यहाँ कहीं है, इस पॉइंट पे निकालो। हाँ 0 0 L मतलब यहाँ से L डिस्टेंस पे, और केवल Z कंपोनेंट निकालना है। हाँ बोलो बच्चों क्या लग रहा है? ए, तुमने क्या किया आदर्श बताओ? नहीं देखो इस तरह से नहीं है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो, ऐसे हवा में आंसर देने से फायदा नहीं। सीखने के लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा, समझे? ऐसे बैठे बैठे बहुत आसान क्वेश्चन हो सकते हैं, टफ क्वेश्चन के लिए पेन चलाना पड़ेगा। और कोई बच्चों? चलो बच्चों फिर मैं डिस्कस करूं। 0 होगा या नहीं वो तो पता नहीं, पर मेथड आना जरूरी है, ठीक है ना? देखते हैं। देखो बच्चों एक काम चाहे तो हम ये कर सकते हैं कि अभी इसको थोड़ा सा रोक के प्योर वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन कर सकते हैं, या चलो प्योर वेक्टर फॉर्म से भी बताता हूँ, ठीक है? एक तरीका बच्चों हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि अगर हमें ज़्यादा दिक्कत लग रही है विजुलाइज करने में, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम प्योर वेक्टर फॉर्म में कर लें, और दूसरा अगर हम थोड़ा विजुलाइज कर पाएँ तो स्केलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो बच्चों मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, ठीक है ना? दोनों तरीके से बताता हूँ, बट ये कि स्केलर फॉर्मेट में आपको विजुलाइज काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि 3D में सिचुएशन है तो वो थोड़ा सा विजुलाइजेशन में दिक्कत आती है। तो बच्चों अब ऐसे समझो, जैसे बच्चों ये सिचुएशन समझो आप, ठीक है? अब बच्चों ये मान लो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे लेटा दिया, इस क्वेश्चन को ऐसे लेटा दिया, तो लेटा दिया तो ये चार्ज Q, ये चार्ज -2Q, और ये चार्ज बच्चों मेरे पास इधर वाला Q, मैंने उसको ऐसे लेटा दिया। अब ठीक है बच्चों, ये पॉइंट बच्चों मान लो मेरा 0, 0, L है, ये बच्चों मान लो मेरा ओरिजिन है, तो y एक्सिस मेरी जा रही थी उस वाले चार्ज से, तो बच्चों पूरा 3D में बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये मान लो अपनी y उस तरफ गई, लिटा दिया तो x बच्चों अपनी ऐसे गई है, और ये डिस्टेंस L, ठीक है? अब बच्चों देखो ये सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड से किसी भी कोने की डिस्टेंस होती है L/√3,
ऐसी इस कोने से इसकी डिस्टेंस लिखेंगे तो वही L/√3। अब ये बच्चों अपने पास L है, तो L और L/√3 स्क्वायर अनरूट करूंगा तो बच्चों ये आएगा मेरे हिसाब से 12/√3। L²/3 प्लस L², 12/√3। ठीक है। अब भी बच्चों बहुत ज़्यादा विजुलाइज करना पड़ेगा, बट इतना कुछ विजुलाइज कर पाए। देखो ये सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड से कॉर्नर्स की डिस्टेंस होती है L/√3। ये हमें L दिया है, तो ये हाइपोटेनिस दोनों का स्क्वायर अनरूट, ये उतना आ गया। अब इस प्लस चार्ज की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं, प्लस चार्ज की बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगी, तो इसको अगर मैं E बोलता हूं तो इस -2q की बच्चों इधर आएगी, इसको मैं 2E बोल रहा हूं, और वहां Q है उसकी बच्चों ऐसे E आएगी। समझ रहे हो बच्चों, एंगल सिमेट्री से सेम होंगे, तो उसकी जो ऐसे E आएगी उसको एक बार बस समझाने के लिए मैं इधर E ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि हमें मेन तो Z कंपोनेंट से मतलब है, थीटा। तो इधर निकालोगे तो 2E cos थीटा, और इधर इसका निकाला तो भी 2E cos थीटा, तो इसका ऊपर वाला 2E cos थीटा और इसका नीचे वाला 2E cos थीटा दोनों आपस में कट गए, तो नेट अपने पास कितना आ गया, 0। नेट अपने पास 0। एक बार बच्चों आंसर देखो क्या दिया है, 0 ही है ना। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं, बट ये कि काफ़ी विजुलाइज करना पड़ेगा। मान लो इसमें डेटा ऐसा था, आसान था, तो हमने आसानी से 0 निकाल लिया। मान लो अगर हम इसको 3Q कर दें तो फिर 0 नहीं आएगा, फिर अपने पास आएगा इधर 3 और यहाँ 2E, तो अपने पास E cos थीटा इधर बच जाएगा। तो E cos थीटा फिर हमें निकालना पड़ेगा, तो वो हम अब निकाल सकते हैं। समझ गए ना बच्चों। खैर सिचुएशन विजुलाइज कर पाए। अब बच्चों इसे मैं हटा के अब वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों वेक्टर फॉर्म अभी मैंने बताया नहीं है, पर कूलाम्स लॉ बता दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वेक्टर फॉर्म में हो जाती है KQ/R² इनटू डायरेक्शन, वही R वेक्टर अपॉन R। और R वेक्टर बच्चों वही है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है माइनस अदर, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है माइनस अदर, वही चीज है। अब बच्चों समझो, अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं तो अब अगेन बच्चों मेहनत फिर भी बहुत रहेगी, क्योंकि हर एक के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़े। इसका कोऑर्डिनेट्स तो पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों अगर हम पुराने क्वेश्चन का डायग्राम देखें तो उससे लिखने का ट्राई करते हैं। देखो ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये डिस्टेंस छोड़ो बच्चों, लेंदी जाएगा, नहीं जा रहा उस पर समझ गया ना बच्चों कैसे क्या करना है, कोई दिक्कत। इस सिचुएशन में आंसर बच्चों 0 हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ओके, इसके बाद बच्चों आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो जो मैं आपको बताऊं। बच्चों फोर्थ एक्सरसाइज 4A, इसमें बच्चों आप ट्राई कर लो 13 क्वेश्चन, पेज 185, पेज 185। बच्चों ये समझ पाए ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 3D में है, वेक्टर से कर सकते हैं, उसमें मेहनत ज़्यादा होगी पर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस ये। वेक्टर से मेहनत हो जाएगी लेकिन दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। क्लियर है आदर्श? तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, थ्री चार्ज पार्टिकल A B C ये है, ठीक है। द चार्ज पार्टिकल A C इलेक्ट्रिक फील्ड एट O अलोंग X डायरेक्शन, तो X डायरेक्शन की केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, X डायरेक्शन।
देखते हैं और कोई बच्चों। आदित्य तुम बताओ, तुमने क्या सोचा? सही है, सही है। वो कैसे भी लो, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। सही है, सही है। देखो मान लो बच्चों जैसे ये नेगेटिव है, तो इसकी अगर मैं इधर 2e मान लेता हूँ, वो एक ही बात है। इसकी भी इधर ही लगेगी, यहाँ +1 रखो तो इधर 2e, और इसकी इधर 4e, तो 4e 4e 60 डिग्री पे, 4e 4e 60 डिग्री पे। तो दो इक्वल, देखो बच्चों समझना, यहाँ +1 रखा तो 2 की मान लो 2e मान ली, तो इसकी 2e और ये नेगेटिव वाला भी 2e से खींचेगा, तो टोटल इधर 4e हो गए। ये माइनस है, ये भी इधर खींचेगा तो 4e। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 60 डिग्री पे, तो a² + b² + 2ab cos 60, तो √3 टाइम्स आ जाता है। तो √3 टाइम्स ऑफ 4e, √3 टाइम्स ऑफ 4 के 1/4πε0 q/r²। 4 इससे कट गए, बस जो भी मैच कर रहा है यही मैच कर रहा है ना, ठीक है। अगर d दिया है तो d लिख लोगे, और क्या। समझ गए ना बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो अदर्स, कोई डाउट लग रहा हो? देखो मान लो e1 लिख देता हूं, e1² 2e1 cos 60, ये कट गया। कितना आ गया अपने पास? 3e1² √3e1, और e1 अपने पास क्या है? 4e। एक अपने पास कितना है? 4e। तो e1 की जगह अगर मैं 4e लिख दूं, अभी समझ पाए? वरना कंपोनेंट्स में तोड़ लो, 4e cos 30 4e sin 30, 4e cos 30 4e sin 30, वो कट गए। इधर वाले 8e cos 30 √3/2, तब भी वही आएगा, ठीक है। बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो? ठीक है, ओके। अब इसे बच्चों मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों जो अभी मैंने बता ही दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वेक्टर फॉर्म में अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा? KQ r/r3। अब बच्चों चीजें बस वैसे ही ध्यान रखनी है। मेन चीज r वेक्टर, मेन चीज r वेक्टर। r वेक्टर क्या होगा? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है माइनस अदर। दूसरी चीज, जब आप वेक्टर फॉर्म यूज करते हो तो चार्ज को विथ साइन लिखोगे, विथ साइन। अगर वो प्लस है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस लिखोगे, फिर उसमें दिमाग नहीं चलाओ, फिर उसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलाओ। समझ गए ना बच्चों? ठीक है। अब बच्चों इसे मैं हटा रहा हूं, इस पे बच्चों एक क्वेश्चन बस आप ट्राई कर लो। मान लो बच्चों ये O, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 -1 3, बस एक्सप्रेशन के फॉर्म में बच्चों लिख लेना। 1 - 2 3, B मान लो 2 - 1 4, इस पे चार्ज बच्चों रखा है 3 कूलाम, इस पे रखा है -2 कूलाम। तो बच्चों O पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें बताना। बच्चों बस एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। O पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें बताना। समझ गए ना बच्चों? देखो O के कोऑर्डिनेट्स ये हैं 2 - 1 3, A के ये इस पे 3 कूलाम चार्ज है प्लस का, B के ये इस पे चार्ज है -2 कूलाम। वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहां चार्ज की जरूरत थोड़ी होगी। 4, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां चार्ज की जरूरत थोड़ी होती है। कर लो बच्चों। बस एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लो, मैं चेक कराता हूँ। लिख लिया बच्चों? बच्चों मैं चेक कराता हूँ, देखो लिख लिया ना?
बच्चों मैं चेक कराता हूँ, ई के क्यू, अब आर वेक्टर, तो जिसपे निकालना है माइनस अदर, जिसपे निकालना है माइनस अदर, तो 2 में से 1 गए आई, इससे ये गया जे 0 की, इसका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर का क्यूब, खत्म। अब के विथ साइन लिखोगे -2, जिस पे निकालना इस पे माइनस अदर, तो 2 से 2 गए 0 आई, 0 जे माइनस के, अब 1 का क्यूब, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। अब इससे जो आना होगा वो आ जाएगा, याद रहे ये के और वो के अलग है, ठीक है ना, ये के कैप वाला है और वो अपना 9 × 10 की पावर है, समझ गए ना बच्चों। तो बस सारी चीज आपको प्रॉपरली विथ साइन रखनी है, अपने आप आंसर आएगा, कुछ भी अपनी तरफ से दिमाग नहीं चलाना, समझ गए। जो हम ट्राइंगल वाला कर रहे थे उसमें भी बच्चों हम ऐसे कर सकते थे, पर वही टाइम ज्यादा लगता तो मैंने स्किप कर दिया, ठीक है बच्चों। चलें आगे, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब बच्चों जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रल पॉइंट। क्या है? न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट बच्चों क्या होता है? ऐसे पॉइंट जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो? 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर है? अब बच्चों बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या स्केलर? वेक्टर। बच्चों दो वेक्टर का एडिशन कब 0 होगा? जब इक्वल एंड अपोजिट हो। तो बच्चों मुझे बताओ वापस से, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर। दो वेक्टर का एडिशन कब 0 हो सकता है? जब इक्वल और अपोजिट हो। जैसे बच्चों मान लो ये ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है ना। अब मान लो एक 5 और एक 6 0 हो पाएगा? 10 और 8 0 हो पाएगा? मान लो 6 6 है, अब 10 10 हो जाएगा, लेकिन 10 10 इस एंगल पे तो इस एंगल पे, तो 0 होने के लिए जरूरी है कि इक्वल और अपोजिट ही होना चाहिए, समझ गए ना बच्चों। तो कंक्लूजन बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट्स बच्चों क्या होते हैं? जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो? 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों क्या हो? 0। क्लियर है? अब बच्चों ऐसे ही देख के बताओ, मान लो यहां +q चार्ज रखा, इस लाइन पे कहीं कोई न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा? इनफाइनाइट पे मिलेगा उसका मतलब नहीं होता। बच्चों मुझे फिर बताओ, केवल +q चार्ज रखा, कोई भी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा? नहीं। मैंने -q रख दी, अब मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों फिर सोचो और बताओ, मान लो बच्चों मैंने ऐसे +q चार्ज और +q चार्ज रख दिया, बीच की डिस्टेंस मान लो d है। अब मुझे कहाँ न्यूट्रल पॉइंट्स मिल सकता? बीच में। उसके अलावा पूरे स्पेस में यहाँ वहाँ कहीं भी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट पकड़ता हूँ तो कभी भी 180 एंगल नहीं हो पाएगा, तो केवल और केवल बीच में, इसकी इधर दोनों कट पिट के क्या हो जाएंगे? 0। तो मुझे न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा? केवल बीच में, केवल बीच में। बच्चों फिर बताओ, मान लो इसे मैंने माइनस कर दिया, अब मुझे न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा? बोलो बच्चों। बीच में ही मिलेगा। कोई दिक्कत? समझ गए ना बच्चों? ठीक है। अब फिर देखो बच्चों, मान लो ये +q चार्ज, मान लो बच्चों ये +16q चार्ज, बीच की डिस्टेंस मान लो बच्चों कुछ 10 मीटर। बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस लाइन से हट के इधर उधर मुझे 0 मिल सकता है क्या? लाइन से हट के क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि 180 एंगल नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब मान लो मैं यहां कोई पॉइंट पकड़ता हूं, ये कहां धक्का मारेगा? +1 रख दो, वो कहां मारेगा? कभी भी 0 कर पाएंगे क्योंकि जुड़ेंगे। यहां +1 रखता हूं,
ये कहाँ धक्का मारेगा, वो कहाँ मारेगा, कभी भी जीरो मिल पाएंगे। अब मान लो बच्चों में यहां +1 रखता हूं, ये कहाँ धक्का मारेगा, ये। अगर दोनों बराबर हो जाए तो शायद मिल जाए। तो अब बच्चों आप निकालो कि कहाँ न्यूट्रल पॉइंट होगा, किसी से भी निकाल लो, चलो स्मॉल क्यू से निकाल लो, इससे निकालना है, छोटे वाले से। समझ गए ना बच्चों? टू, देखते हैं और कोई बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो ठीक है ना। लेट से बच्चों यहां पे न्यूट्रल पॉइंट है, ये डिस्टेंस x, तो ये डिस्टेंस 10 - x। अब न्यूट्रल के लिए जरूरी है कि भाई दोनों इक्वल अपोजिट हो, तो अपोजिट है वो तो हमने देख लिया, इक्वल और करना बाकी है। तो k q अपॉन x², k 16q अपॉन 10 - x का स्क्वायर, k q कट गए बच्चों। हो सकता है जब आप बाद में कभी क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो मत करो। सबसे बेस्ट होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप स्क्वायर रूट ले लो। तो कई बार बच्चे सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर क्वाड्रेटिक वगैरह बना के सॉल्व करते हैं, वो बेकार है। सबसे अच्छा होता है कि यहीं आप स्क्वायर रूट ले लो। तो याद रहे जब भी क्वेश्चन हो हाथों हाथ स्क्वायर रूट लेके ही करना, वो आसान पड़ता है। तो 1/x 4 अपॉन 10 - x, तो 10 - x 4x, x आ गया 2। तो बच्चों आंसर तुम बोलोगे कि छोटे वाले से 2 पे या बड़े वाले से 8, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों वापस सोचो, लेट से बच्चों मैंने ये दिया कि ये है +q, ये है -q। मान लो बच्चों बीच की डिस्टेंस d, बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो होगा ये, बीच में देखोगे तो ये इधर नहीं हो पाएगा। यहाँ देखो, इसका इधर उसका इधर, लेकिन ये हमेशा पास में, तो इसका हमेशा इससे ज़्यादा ही होगा, तो कभी कट नहीं पाएगा क्योंकि पास में है। यहाँ +1 रखो, ये इधर वो उधर, पर इसका हमेशा ही ज़्यादा होगा तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, तो इसमें नो न्यूट्रल पॉइंट। ठीक, अब फिर देखो, मान लो बच्चों ये +q, ये -4q, d डिस्टेंस। अब बच्चों दिमाग दौड़ाओ, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए? किसी भी चार से लोकेशन बता सकते हो। +q के पास में, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब वैल्यू निकालो। सही, छोटे वाले से d/3 नहीं आएगा, इससे कर रहा करो। d आएगा, ठीक है। अब बच्चों समझो, देखो बच्चों सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ +1, ये इधर, यहाँ 0 नहीं मिलेगा, +1 ये इधर वो उधर, लेकिन ये बड़ा है और पास में, तो इसका हमेशा ज़्यादा होगा तो इधर नहीं मिलेगा। अब यहाँ +1 रखो, इसका इधर उसका इधर, तो ये छोटा है और पास में है, छोटा है और पास में, तो मे बी किसी डेटा के लिए मिल जाए। अब बच्चों ये डिस्टेंस मैंने x मानी, तो उससे डिस्टेंस कितनी हो गई? x + d। अब दोनों इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, तो अब मैं इक्वल और अपोजिट करूंगा, तो kq अपॉन x², k
4q अपॉन डी प्लस एक्स का स्क्वायर। बच्चों इसमें ये चीज ध्यान रखना कि केवल मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहे हैं, डायरेक्शन हम अपोजिट देख चुके हैं, तो इसको माइनस मत लिखना, समझ रहे हो? क्योंकि हाँ हम डायरेक्शन ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, जब भी हम स्केलर मेथड यूज करते हैं तो डायरेक्शन लॉजिक से रखते हैं, केवल वैल्यूज रखते हैं। अब वही कहानी के क्यू कट गए, 1/x 2 अपॉन डी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स 2x, x इक्वल टू डी। समझ गए ना बच्चों? बोलो बच्चों, अभी इतना समझ पाए? ठीक है। अब बच्चों कंक्लूजन समझो, कंक्लूजन बच्चों समझो। देखो अगर सेम पोलैरिटी के चार्ज, सेम पोलैरिटी से मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस, अगर सेम पोलैरिटी के चार्ज दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो न्यूट्रल पॉइंट तुम्हें बीच में मिलेगा और छोटे वाले के पास में, छोटे वाले के पास में। अगर अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज है जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो तुम्हें न्यूट्रल पॉइंट एक तरफ कहीं मिलेगा, एक तरफ कहीं मिलेगा और छोटे वाले के पास में। समझ गए ना बच्चों? तो न्यूट्रल पॉइंट सेम पोलैरिटी में बीच में, छोटे वाले के पास में, अपोजिट पोलैरिटी में इधर या उधर, छोटे वाले के पास में। समझ गए बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों वापस देखो इसमें, बच्चों इसे ट्राई करो। हाँ, पेज 183 एक्सरसाइज 4। कर लिया? देख लेते हैं बच्चों। टू चार्जेस Q and 3Q, Q and 3Q separated by a distance R at a distance x from Q resultant। तो बच्चों सेम पोलैरिटी है तो बीच में कहीं मिलेगा, तो ये x तो ये R माइनस एक्स। ठीक है। अब दोनों बच्चों एक +1 रख के देख लो, ये इधर ये इधर, बस बराबर करना। तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के 3Q R माइनस एक्स का स्क्वायर। बच्चों ये 3Q है, ठीक है ना? K और Q कट गए। याद रहे बच्चों बस यहाँ हमेशा आपको रूट हाथों हाथ लेना, आप वैसे करोगे तो अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा। कई बार क्या होता है जैसे इसका स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, तो कई बच्चे सोचते हैं कि स्क्वायर रूट तो बन नहीं रहा, मल्टीप्लाई वगैरह करें, बेकार है, कोई मतलब नहीं। तो हमेशा इसमें हाथों हाथ स्क्वायर रूट लेना। तो 1/x √3 R माइनस एक्स, तो R माइनस एक्स √3x उधर लेके गया बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x इक्वल टू R अपॉन √3 माइनस 1। ये चीज़ क्लियर है बच्चों? अब हाँ बच्चों ये चीज़ मैंने कहीं मिस्टेक की, हाँ +1 ठीक है, अभी ठीक है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ और बता रहा हूँ इसमें, ये चीज़ समझ गए ना? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कई बार बच्चों क्या होता है आपका आंसर मैच नहीं करेगा, उसमें क्या होता है वो रेशनलाइज करके लिख देते हैं। जैसे आपका आंसर ये आया, आप देखोगे ऐसा तो कहीं ऑप्शन है ही नहीं, मान लो चलो इसमें तो है, किसी किसी में वो क्या करते हैं, जैसे ये R √3 +1 तुम्हारा आ गया, तुम उस समय शायद सोच पाओ ना सोच पाओ, तो कई बार क्या होता है वो रेशनलाइज करके आंसर लिख देते हैं, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 - 1 2, तो तुम्हारा आंसर उन्होंने लिख के दे दिया R/2 √3 - 1। और उस केस में हो सकता है तुम बार बार कैलकुलेशन वगैरह कुछ चेक करो, तो बस थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि हाँ एक आध बार वो रेशनलाइज करके भी आंसर लिख देते हैं। ये चीज़ क्लियर है बच्चों? यहाँ तक अभी कोई दिक्कत? चलें आगे बच्चों, किसी को डाउट तो नहीं ना? ठीक है। अब बच्चों जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो बच्चों समझो, देखो बच्चों जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, बच्चों मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ड्रॉ कर रहा हूं, डिस्टेंस मान लो इधर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो बच्चों सोचो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों मान लो आर बहुत कम है, बहुत कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा। आर अगर बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब बच्चों मान लो अगर मैं यहां बिल्कुल पास में +1 रखता हूं, तो बिल्कुल पास में +1 रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। और बताओ इस पे कहां फोर्स लगेगा, इस साइड। तो इसको मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में बहुत ज्यादा। अब ये बच्चों में बहुत दूर +1 रखता हूं तो फोर्स कहां लगेगा, इधर ही, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन कम लगेगा। तो बहुत ज्यादा से बहुत कम की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस करेगा। अब ये बच्चों अगर मैं +1 यहां रखता हूं तो ये कहां धक्का मारेगा, मतलब निगेटिव में। और बिल्कुल पास में रखूंगा तो कहां होगा, बहुत ज्यादा लेकिन निगेटिव में। तो ऐसे लास्ट इधर रखोगे तो भी फोर्स उधर है लेकिन, तो इस तरह से वेरिएशन आएगा। इतना बच्चों समझे, बोलो सार्थक कोई डाउट हो, ठीक। अब यही कहानी बच्चों मान लो निगेटिव चार्ज। अब बच्चों +1 यहां रखो, वो कहां खींचेगा, इस तरफ, इस तरफ मतलब निगेटिव में, और बहुत तेजी से खींचेगा तो बहुत ज्यादा। और बहुत दूर रखोगे तो कहां खींचेगा, तो निगेटिव में। अब यहां +1 रखो, ये कहां खींचेगा, पॉजिटिव में, तो प्लस और बाद में, समझ गए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, मान लो बच्चों जैसे अभी अभी हमने न्यूट्रल पॉइंट्स पढ़े हैं, +q +q। बच्चों बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, मिड पॉइंट में। तो ये बच्चों मान लो न्यूट्रल पॉइंट है। तो बच्चों बताओ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब यही पॉइंट है। अब बच्चों वापस ध्यान से समझना, ठीक है। देखो मान लो मैं यहां +1 रखता हूं तो ये कहां धक्का मारेगा, वो भी इधर। और बहुत पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा, निगेटिव में, हाँ ठीक है, और लास्ट में 0। यहां +1 रखो, कहां धक्का मारेगा, इधर, ऐसे। अब इसका समझना, यहां बिल्कुल पास में +1 रख रहा हूं, कहां धक्का मारेगा, उस तरफ, और बहुत तेज धक्का मारेगा तो पॉजिटिव में बहुत ज्यादा। यहां +1 रखो, कहां धक्का मारेगा, उधर, तो निगेटिव में बहुत ज्यादा। तो बच्चों बहुत ज्यादा और एक 0 होना चाहिए, तो वो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, समझ गए बच्चों। अब ये कहानी बच्चों मान लो जैसे ये Q और Q था, मान लो बच्चों Q और 4Q कर देता हूं, Q और 4Q, Q और 4Q। अब बच्चों मुझे बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहां हो, तो यहां कहीं न्यूट्रल पॉइंट। अब बच्चों ग्राफ लगभग वैसा ही रहेगा, जैसे ये था तो इसके लिए हमने बनाया था इधर ऐसे, ये वैसा ही, ये भी वैसा ही, बस ये कि 0 यहां से पास कर जाए, बस थोड़ा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अब बच्चों ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको ये ग्राफ दे दिया, आपसे बोला ये Q1 ये Q2, बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Q2 का, क्योंकि छोटे वाले के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्लियर है। अब पोलैरिटी पूछ सकते हैं तो वो डायरेक्शन वगैरह देख के निकाल सकते हैं,
कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, वो डायरेक्शन वगैरह देख के निकाल सकते। समझ गए बच्चों? यही मान लो प्लस माइनस अगर हो बच्चों, फिर देखो देखो ये Q, ये माइनस Q, बीच की डिस्टेंस D। बच्चों अभी भी हमने सॉल्व किया था, बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा? बच्चों बताओ अब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा? इधर उधर, और एग्जैक्ट डिस्टेंस हमने अभी भी निकाली, क्या आनी चाहिए? D। ये न्यूट्रल पॉइंट, तो मान लो यहाँ के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना है, ठीक है? तो जनरली ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, इस तरह का थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। एक प्लस एक माइनस हो तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो वो समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं जितना बन पाए, ठीक है बच्चों? शायद से मैंने इसमें प्लस माइनस का भी बनवाया होगा। जैसे आप स्टार्टिंग से देखोगे तो प्लस Q माइनस Q, फिर इसके बाद प्लस प्लस जो हमने डिस्कस किया, उसके बाद देखोगे तो प्लस Q 4Q जो अभी हमने डिस्कस किया, प्लस Q माइनस Q, ये तो फिर भी सिंपल है, ये वाला नहीं किया है तो ये एक्स्ट्रा है, तो ये चाहो तो ड्रॉ कर लेना। बाकी 2 मिनट रुकते हैं, एक बार प्लस Q माइनस Q और समझा देता हूँ, फिर इस पर आते हैं। प्लस Q माइनस Q और समझा देता हूँ। देखो बच्चों, प्लस Q माइनस Q, ठीक है बच्चों? बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? कहीं नहीं, कहीं नहीं, ठीक है? अब सोचो यहाँ +1 रखो, कहाँ धक्का मारेगा? उधर। तो नेगेटिव में बहुत ज्यादा, फिर 0। यहाँ +1 रखो, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा तो नेगेटिव में बहुत ज्यादा। यहाँ +1 रखो, कहाँ धक्का मारेगा? इधर बहुत तेज, तो ऐसे पॉजिटिव में। यहाँ +1 रखो, कहाँ? इधर, मतलब पॉजिटिव में बहुत तेज। अब बीच में 0 हो रहा है क्या? तो यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली बात है बीच में कुछ मिनिमम होके ऐसे जाएगा। तो बच्चों ये अगर आप देखोगे तो मैंने इधर ड्रॉ करवा रखा, समझ गए ना बच्चों? लास्ट वाला यही है। अब बच्चों जो मैं एक और अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो इसमें ड्रॉ नहीं है, तो कहीं भी स्पेस देख के थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना? वो इसमें ड्रॉ नहीं है, बस यहाँ तक बच्चों समझ गए ना? ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा है, ठीक है? तो अब बच्चों इसे मैं हटा के वो वाला ड्रॉ करवा रहा हूँ, ठीक है? तो देखते हैं बच्चों, बच्चों मान लो जैसे ये अपनी लाइन, यहाँ मान लो बच्चों +Q, ये -4Q, ये डिस्टेंस D। बच्चों न्यूट्रल पॉइंट यहाँ मिलेगा हमें D डिस्टेंस पे, न्यूट्रल पॉइंट बच्चों हमें मिलेगा D डिस्टेंस पे, ठीक है? सोचते हैं बच्चों, ठीक? ओके, तो बच्चों 0 केवल यहाँ हो सकता है, इस पॉइंट पे, और कहीं भी 0 नहीं होगा, और कहीं भी 0 नहीं होगा। तो अब बच्चों समझो यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले मान लो मैं ये पॉइंट पकड़ता हूँ, तो इसकी इधर उसकी इधर, बट उसका डोमिनेंस रहे, तो ओवरऑल कहाँ आएगी? उधर। इस पॉइंट पे दोनों का बराबर हो गया, तो नेट 0। इसके बाद इसका डोमिनेंस ज्यादा हो जाएगा, तो समझो इस पॉइंट से पहले उसका डोमिनेंस ज्यादा, नेगेटिव वाले का, इस पॉइंट के बाद पॉजिटिव का डोमिनेंस ज्यादा, और इस पॉइंट पे दोनों का बराबर तो 0, उसके अलावा हमें कहीं 0 नहीं मिलेगी। ये दिमाग में है?
अब बच्चों इस साइड से शुरू करते हैं। मान लो मैंने यहां +1 रखा, कहां खींचेगा? इधर, मतलब नेगेटिव। इनफाइनाइट पे तो जीरो ही होगा, इनफाइनाइट पे तो जीरो ही होगा। अब बच्चों मान लो मैंने यहां +1 रखा, ये कहां खींचेगा? उधर, बहुत तेज खींचेगा, तो ये पॉजिटिव, तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहां +1 रखता हूं, प्लस है ना ये माइनस, ठीक है, ये उधर खींचेगा, हाँ पॉजिटिव में, ठीक है। ये +1 कहां खींचेगा? उधर, बहुत तेज धक्का मारेगा, तो इसका भी पॉजिटिव में बहुत ज्यादा। बीच में कहीं न्यूट्रल है तो ऐसा कुछ, बहुत ज्यादा तो बीच में मिनिमम होगा। अब यहां +1 रखते हैं, किधर होगा? इधर, उसका उधर, लेकिन बहुत पास में देखोगे तो इसका डोमिनेंस ज्यादा होगा, बहुत पास में इसका डोमिनेंस ज्यादा होगा, इसका डोमिनेंस ज्यादा होगा, मतलब ओवरऑल कहां होगा? नेगेटिव। जैसे अच्छा मैंने यहां थोड़ा सा उल्टा बता दिया था, पास में इसका डोमिनेंस ज्यादा, दूर में उसका डोमिनेंस, मैंने उल्टा बता दिया था, खैर कोई नहीं, वो भी चेक हो ही जाएगा। +1 ये उधर धक्का मारेगा, इधर। अब जैसे जैसे दूर जाऊंगा ये कम होते होते जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इनफाइनाइट पे भी जीरो होना चाहिए। तो इसके पास एक ही ऑप्शन होगा कि कुछ मैक्सिमम होके ऐसे जीरो हो रहा हो। तो कुछ अजीब से ग्राफ इसमें बनते हैं, वो ऐसे रहेंगे। समझ पाए ना बच्चों? एक बार बच्चों कहीं भी स्पेस देख के आप ड्रॉ कर सकते हो, बाकी फिर मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। इसमें कहीं कंफ्यूजन लग रहा हो वो भी हम देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा और सही बना देता हूँ। कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। कहाँ मैक्सिमम होगा वो भी हम कैलकुलस वगैरह की हेल्प से निकाल सकते हैं। समझ पाए ना बच्चों? ये डिस्टेंस जैसे अपने पास d है। अब बच्चों पैटर्न यही रहेगा, मान लो कोई और डेटा रहेगा तो पैटर्न यही रहेगा, थोड़ा बस इधर उधर हो सकता है, पैटर्न यही रहेगा। तो इस तरह का ग्राफ बना पाना थोड़ा सा टफ है। बोलो बच्चों, किसी भी स्टेप में दिक्कत लग रही हो पूछ सकते हो आराम से। बोलो सार्थक, कोई डाउट लग रहा हो? किसी को भी बच्चों कोई डाउट लग रहा हो? ठीक है, चलें बच्चों आगे, समझ गए ना? ठीक है। अब बच्चों इस पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो बच्चों समझो, जैसे ये क्वेश्चन है, बताओ बच्चों क्या आंसर होना चाहिए? Two identical point charges are placed at separation of L. P is a point on line joining the charges at a distance x from any one charge. The field is E. E is plotted against x, value of x close to 0 to slight, वो सब ठीक है। Which of the following best represent graph? तो two identical point charges हैं, तो identical point charges हैं, तो उस सिचुएशन के हिसाब से कौन सा होना चाहिए? बीच में न्यूट्रल पॉइंट होना चाहिए। तो ये गया, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होता नहीं है, यहाँ जाके ऐसे कांस्टेंट थोड़ी होता है, तो ये भी गलत है। बस ये आंसर समझ गए ना बच्चों, जो हमने अभी किया था? दिक्कत तो नहीं बच्चों? ठीक है। इसे बच्चों देखो,
2 point like charges QA QB, QA QB positions at AB, तो like charges यानी कि या तो दोनों प्लस है या दोनों माइनस है. The electric field strength to right of charges QB passes through two charges varies. तो इन्होंने केवल राइट साइड का ड्रॉ किया, तो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. In which of the component problem without ठीक है, assuming electric field is positive with direction coinciding with positive direction of x-axis. ठीक है. अब बच्चों थोड़ा सा सोचो, फिर मैं डिस्कस करूँ. दिमाग लगाओ, फिर मैं डिस्कस करूँ. ठीक है. देखते हैं भाई. बच्चों इसका मॉड्यूल मैंने ग्रुप पे पोस्ट कर दिया है ना, सॉफ्ट कॉपी पोस्ट कर दी है ना. अच्छा, वैसे मॉड्यूल सब पे है ना, सब पे है ना. हाँ, फिर ज़रूरत नहीं है, सब पे है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है पोस्ट करने की. ठीक है बच्चों, सोचते हैं हो पाया किसी से. ए बी ठीक लग रहा है तुम्हें. ओके, नहीं इस साइड से बताओ, इस साइड से कौन कौन से होगा. आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पॉजिटिव होगा. ठीक है, बी के लिए अगर मैं यहाँ +1 रखता हूँ, निगेटिव में जाएगा. नहीं, बी तो निगेटिव ही होना चाहिए मेरे हिसाब से. अच्छा हाँ सही है. ठीक है ठीक है ठीक है. तो बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बाकी तो खैर निकाला है. ठीक है बच्चों, देखते हैं, समझो. ठीक है, समझो बच्चों. देखो बच्चों, जैसे इसको अगर हम यहाँ देखें तो बच्चों मान लो यहाँ एक चार्ज है QA, यहाँ एक चार्ज है QB, बीच की डिस्टेंस बच्चों L. और बच्चों ग्राफ उतना सही इन्होंने ड्रॉ नहीं किया है, बट कुछ इस तरह से बनाया है कि ऐसे जाके कुछ ऐसे बनना चाहिए, पर उन्होंने मिला दिया, तो उससे फर्क नहीं. ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट बच्चों इधर आ रहा है, तो न्यूट्रल पॉइंट एक साइड आ रहा है. न्यूट्रल पॉइंट एक साइड आ रहा है यानी कि अपोजिट पोलैरिटी तो पक्का. न्यूट्रल पॉइंट एक साइड आ रहा है तो एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस होगा. ठीक है ना. अब सोचते हैं, ये तो पता चल गया. अब कौन सा प्लस कौन सा माइनस. तो बच्चों अगर मैं यहाँ +1 रखता हूँ, ठीक है ना, अब इस पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स इस तरफ लगना चाहिए, तो उसके लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, यानी कि फोर्स इधर लग रहा होगा. फोर्स इधर लग रहा होगा तो मैं +1 रखूंगा, वो इधर खींचने वाला चाहिए, तो ये नेगेटिव होना चाहिए. अब ये नेगेटिव है तो पक्का ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम निकाल चुके हैं कि भाई दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं. ठीक है, दो पार्ट हो गए. अब हमें x2 डिस्टेंस निकालनी है. x2 डिस्टेंस मैक्सिमा वाली है, वो तो खैर सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी, वो बात की बात है, वो छोड़ते हैं. बाकी हमसे क्या पूछा है, QA बाई QB.
बच्चों वो हम निकाल सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट के कंसेप्ट से। न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट अगर मैं लगाता हूं तो न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट बच्चों अपने पास ये होता है कि भाई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू ए अपॉन एल प्लस एक्स का स्क्वायर होना चाहिए के क्यू बी अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों की इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। के कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट की जरूरत है नहीं, इन्होंने क्यू ए बाई क्यू बी पूछा, तो क्यू ए बाई क्यू बी एल प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अरे x1 बोला है तो x1 लिख दोगे, वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ये सही है। अब इस पार्ट को बच्चों छोड़ते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बस मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ। एक जनरल x पोजीशन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से लिखोगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होके आएंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे, जीरो करोगे, सॉल्व करोगे, आ जाएगा, बट लेंदी पड़ेगा। बट हमने ये 3 पार्ट कर लिए तो हम आंसर तो उसी से निकाल लें। बोलो बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत समझ पाए बच्चों? ठीक है, तो बच्चों अब समझो ये 2-3 क्वेश्चन बच्चों अपने मॉड्यूल से हैं, वो कर लेना। उसके अलावा बच्चों जैसे ये जो पार्ट आप देखोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास लिखा हुआ है, वेरिएशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इससे पहले का बच्चों हम पूरा कर चुके, तो आप ये कर सकते हो, वही इसमें जो अंदर एग्जाम्पल है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, थ्योरी एक बार रीड कर सकते हो। ये क्या है, स्टूडेंट के नोट्स, हो सकता है उसने लिखने में थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक कर दी, तो आपको पढ़ने में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई चीज़ गलत लगती है, क्योंकि हो सकता है लिखते समय उससे कोई मिस्टेक हो गई, तो वो आप देख लेना, कोई कन्फ्यूज़न लगे तो मुझसे पूछ लेना। तो एक तो ये कर लेना, और इसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो काफ़ी कुछ तो यही वाले हैं, बाकी अगर कोई अलग हो आप करना चाहो कर सकते हो, कोई डाउट रहे वो मुझसे बता देना, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल के लिए बच्चों इसमें हम इतना रखते हैं, बाकी फिर देखते हैं। बाकी बच्चों इससे पढ़ने में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही ना, बाकी कंफर्टेबल हो इससे, तो ये प्रोसेस फिलहाल चलने दें। तो बच्चों इस चैप्टर तक तो चलने देते हैं, बाकी फिर आप लोगों का जैसा रहेगा वैसा सोच लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर। अच्छा हाँ बच्चों, बच्चों टेस्ट में मेनली रोटेशन और इलेक्ट्रो का मतलब मान लो लगभग आज या थोड़ा नेक्स्ट टर्म तक ही आएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मतलब मान लो आज या कल तक के लेक्चर का ही कुछ होगा। मेजर रोटेशन और कुछ 1-2 क्वेश्चन पुराने मान लो, ठीक है ना, मेनली पर ये रहेगा। ठीक, ओके।